हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में शोध अभिवृत्ति से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको शोध अभिवृत्ति से 3 प्रैक्टिस करा रखे हैं। उन सभी प्रैक्टिस सेट में जो है मतलब एक प्रैक्टिस सेट में जो है आपके 20 प्रश्न हैं। इस प्रकार से मैंने 60 प्रश्न जो है ऑलरेडी आपको करा रखे हैं। तो अगर आपने उस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है उन प्रैक्टिस सेट को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम जो है आपका यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट होगी। उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो मैंने बहुत पहले भी डाले थे प्रश्न वो भी आपको मिल जाएंगे, और जो मैंने अभी तत्काल में उसमें ये वीडियो डाले हैं प्रैक्टिस सेट के वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं कि मैं सारे क्वेश्चन को पढ़ के बताऊंगा। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन या प्रश्न जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो उसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। उसके साथ साथ मैं ऑप्शन को भी बता दूंगा। तो आप कोशिश करिएगा कि इसको पूरी तरह से प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करें और लास्ट में अपने स्कोर को मेंशन करना न भूलें। इसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूवर हैं, इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप जरूर प्रेस कर लें न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाता है। तो इन चारों विकल्पों में से मौलिक अनुसंधान जो है वो किस क्षमता को दर्शाता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, नए विचारों का संश्लेषण करना। दूसरा ऑप्शन है नए सिद्धांतों की व्याख्या करना। सी ऑप्शन है आपका अनुसंधान के विषय में मौजूदा सामग्री का मूल्यांकन करना। और डी ऑप्शन दिया गया है विभिन्न विषयों के बारे में मौजूदा साहित्य का अध्ययन करना। तो आपको इसमें से सही आंसर देने का प्रयास करना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नए सिद्धांतों की व्याख्या करना जो है मौलिक अनुसंधान की क्षमता को दर्शाता है इन चारों विकल्पों में से। अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर लगाया तो ये आपका राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया गया है कि अध्ययन का खोजपूर्ण, वर्णात्मक, विश्लेषणात्मक या भविष्य सूचक अनुसंधान का वर्गीकरण किस पर आधारित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है तर्क पर आधारित है, बी ऑप्शन है परिणाम पर, और सी ऑप्शन है प्रक्रिया, और डी ऑप्शन है उद्देश्य। तो आपको इन चारों विकल्पों में से यह बताने का प्रयास करना है कि अध्ययन का खोजपूर्ण, वर्णात्मक, विश्लेषणात्मक या भविष्य सूचक अनुसंधान का वर्गीकरण इन चारों विकल्पों में से किस पे आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उद्देश्य पे जो है यह आधारित है। अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा प्रश्न नंबर 3। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित अनुसंधान विधियों में से कारणता के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। पहला ऑप्शन दिया गया प्रायोगिक, बी ऑप्शन दिया गया कारण तुलनात्मक, और सी ऑप्शन है सह संबंधात्मक, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रायोगिक। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इसको देखते हैं। इसमें दिया गया कि केस अध्ययन की सबसे बड़ी सीमा कौन सी है। इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है आपका कुछ ही विषय हैं जिनके लिए यह उपयुक्त होती है। बी ऑप्शन है इनमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है, और सी ऑप्शन दिया गया है इसमें एक बड़े न्यायाधीश की आवश्यकता होती है, और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इनमें कोई नियंत्रण समूह नहीं होता है। तो यहाँ प्रश्न में यही पूछा जा रहा था आप सभी से कि केस अध्ययन या केस स्टडी भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो केस स्टडी या केस अध्ययन की सबसे बड़ी सीमा कौन सी है। तो इनमें कोई नियंत्रण समूह नहीं होता, यह इसकी एक बड़ी सीमा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से कौन सी अनुसंधान विधि को नियंत्रित अवलोकन कहा जा सकता है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुसंधान, बी ऑप्शन है दार्शनिक अनुसंधान, सी ऑप्शन है आपका क्षेत्र प्रयोग अनुसंधान, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है।
तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र प्रयोग अनुसंधान। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी अनुसंधान विधि को नियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। तो क्षेत्र प्रयोग अनुसंधान को जो है नियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। तो अगर आपने ऑप्शन सी लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। इसमें दिया गया है कि क्षेत्र कार्य पर आधारित अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है अनुभव सिद्ध, बी ऑप्शन दिया गया ऐतिहासिक, और सी ऑप्शन है प्रायोगिक, और डी ऑप्शन है जीवनी। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुभव सिद्ध। एक बात और मैं बता दूं फ्रेंड, अगर लगे कि वीडियो फास्ट है तो वीडियो को आप पॉज करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, फिर उसका राइट आंसर आप देने का प्रयास करें। तो प्रश्न नंबर 6 का जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुभव सिद्ध। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7, इसको भी देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुदैर्ध्य अभिकल्प नहीं है, यानी कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक अनुदैर्ध्य अभिकल्प जो है नहीं है। पहला जो ऑप्शन है पैनल, बी ऑप्शन है क्रॉस सेक्शनल, और सी ऑप्शन है प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंड, और डी ऑप्शन है ए और सी दोनों सही है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 में वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस सेक्शनल। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक अनुदैर्ध्य अभिकल्प नहीं है। तो क्रॉस सेक्शनल जो है एक अनुदैर्ध्य अभिकल्प नहीं है, बाकी सभी जो है आपके अनुदैर्ध्य अभिकल्प हैं, जैसे पैनल, प्रवृत्ति और ए और सी दोनों आपका ये राइट हो जाएंगे। ये भी अगर ऑप्शन आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से अनुदैर्ध्य अभिकल्प कौन सा है, तो ए और सी आपका राइट हो जाएगा। पैनल और प्रवृत्ति दोनों जो है अनुदैर्ध्य अभिकल्प हैं। लेकिन इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया, नहीं है। तो क्रॉस सेक्शनल जो है ये अनुदैर्ध्य अभिकल्प नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं कई बार जो है रिपीट करके आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस प्रश्न को जो है चेंज करके आपसे पूछा भी जा सकता है, तो आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इसमें दिया गया कि जब एक शोधकर्ता आश्रित चरों के साथ शुरुआत करता है और फिर पीछे की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे क्या कहा जाता है। चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है भावी सूचक अनुसंधान, बी ऑप्शन है पूर्व व्यापी अनुसंधान, सी ऑप्शन है खोजपूर्ण अनुसंधान, और डी ऑप्शन है वर्णनात्मक अनुसंधान। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्व व्यापी अनुसंधान। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि अगर आप एक शोधकर्ता हैं तो आश्रित चरों के साथ अगर आप शुरुआत करते हैं और फिर पीछे की ओर कदम बढ़ाते हैं तो उसे क्या आप कहेंगे। तो वो जो होगा आपका पूर्व व्यापी अनुसंधान कहलाएगा। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है राइट आंसर तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है कि जांचकर्ता के द्वारा प्रभाव का पता लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है इन चारों विकल्पों में से। पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण अनुसंधान, बी ऑप्शन है पूर्व व्यापी कार्योत्तर अनुसंधान, सी ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुसंधान, और डी ऑप्शन है योगात्मक अनुसंधान। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्व व्यापी कार्योत्तर अनुसंधान जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न में ये पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से जांचकर्ताओं के द्वारा प्रभाव का पता लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है। तो पूर्व व्यापी कार्योत्तर अनुसंधान जो है इसको कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। इसमें दिया गया है कि प्रयोगात्मक विधि का सार है, इन चारों विकल्पों में से बताना है कि प्रयोगात्मक विधि का सार कौन सा है। पहला जो ऑप्शन है सहसंबंध गुणांक के संबंध में कार्ल पियर्सन का सही गणना करना, बी ऑप्शन है विषयों से उनके व्यक्तिपरक अनुभव के बारे में प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्राप्त करना, सी ऑप्शन है सावधानीपूर्वक परिणाम लेना और रिकॉर्ड रखना, डी ऑप्शन है कारण और प्रभाव संबंध की पहचान करने के लिए नियंत्रण का उपयोग करना। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कारण और प्रभाव संबंध की पहचान करने के लिए जो है नियंत्रण का उपयोग करना जो है प्रयोगात्मक विधि का सार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन डी राइट लगाया है तो ये आपका राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान वास्तविक के व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है।
पहला ऑप्शन है मात्रात्मक अनुसंधान, बी ऑप्शन है गुणात्मक अनुसंधान, सी ऑप्शन है मिश्रित अनुसंधान और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अनुसंधान। तो यहाँ पर यही पूछने का प्रयास किया गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान वास्तविकता के व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। तो मिश्रित अनुसंधान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान अपने निष्कर्षों के सामान्यीकरण के बारे में ज़्यादा चिंतनशील नहीं है। इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। पहला है मात्रात्मक अनुसंधान, बी है गुणात्मक अनुसंधान, सी है मिश्रित अनुसंधान और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक अनुसंधान। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान का सबसे अच्छा वर्णन हो सकता है। पहला ऑप्शन है गैर संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह करना, बी ऑप्शन है शोधकर्ता द्वारा निरूपित उपकल्पनाओं की पुष्टि करने का प्रयास करना, सी ऑप्शन है खोजपूर्ण अनुसंधान और डी ऑप्शन है अनुसंधान जो कि नए सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुसंधान जो कि नए सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास करता है वो जो है मात्रात्मक अनुसंधान का सबसे अच्छा वर्णन है इन चारों विकल्पों में से। ठीक है, अगर ऑप्शन डी आपने राइट आंसर लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रायोगिक अनुसंधान के संदर्भ में सामान्य लक्षण हैं। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है यह मुख्य रूप से संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह पर निर्भर करता है, बी ऑप्शन है यह कारण और प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान को उत्पन्न करता है, सी ऑप्शन दिया गया है यह निगमनात्मक वैज्ञानिक विधि का उपयोग करता है, उसके साथ ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त में से सभी। तो आपको यही बताने का प्रयास करना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन से प्रायोगिक अनुसंधान के संदर्भ में जो है एक सामान्य लक्षण को दर्शाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी जो हैं प्रायोगिक अनुसंधान के संदर्भ में जो है सामान्य लक्षण को दर्शाते हैं। तो अगर आपने ऑप्शन डी लगाया तो ये तीनों जो है आपका राइट है इस प्रश्न का, इसलिए उपरोक्त में सभी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान कारण और प्रभाव के संबंधों के अस्तित्व के बारे में सबसे मजबूत सबूत प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन है गैर प्रायोगिक अनुसंधान, बी ऑप्शन है प्रायोगिक अनुसंधान और सी ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुसंधान और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रायोगिक अनुसंधान। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा अनुसंधान कारण और प्रभाव के संबंधों के अस्तित्व के बारे में सबसे मजबूत सबूत प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। तो प्रायोगिक अनुसंधान जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान में शोधकर्ता एक स्थिति के लिए गुणात्मक प्रतिमान और दूसरी स्थिति के लिए मात्रात्मक प्रतिमान का उपयोग करता है। तो इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान, बी ऑप्शन दिया गया है मूल अनुसंधान, सी ऑप्शन दिया गया है मात्रात्मक अनुसंधान और डी ऑप्शन दिया गया है मिश्रित विधि अनुसंधान। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित विधि अनुसंधान। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान अतीत के रूप में किसी घटना को समझने के लिए किया जाता है। तो इन चारों विकल्पों में से हमें बताने का प्रयास करना है। पहला जो है प्रायोगिक अनुसंधान, बी ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुसंधान, सी ऑप्शन है पुनरावृत्ति अनुसंधान और डी ऑप्शन है अभिलेखीय अनुसंधान। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक अनुसंधान। आपको आंसर देने में थोड़ी आसानी हुई होगी कि प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा अनुसंधान अतीत यानी पास्ट के बारे में पूछा जा रहा है, अतीत के रूप में जो है किसी घटना को समझने के लिए किया जाता है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान जो किया जाता है इसके संदर्भ में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18।
इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन से प्रकार के शोध स्थानीय समस्याओं के लिए उपयोग में लाई जाती है। पहला जो ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान, और बी ऑप्शन है मूल अनुसंधान, और सी ऑप्शन दिया गया है भावी सूचक अनुसंधान, और उसके बाद जो है लास्ट में ऑप्शन डी दिया गया है आपका अनुदैर्ध्य अनुसंधान। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 क्रियात्मक अनुसंधान। प्रश्न में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन से प्रकार के शोध स्थानीय समस्याओं के उपयोग के लिए लाई जाती है। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है स्थानीय समस्याओं के लिए जो है बेसिकली की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इसमें दिया गया है कि आधार वाक्यों के समूह से निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का तर्क कहा जा सकता है। पहला ऑप्शन है बुद्धिवाद, बी ऑप्शन है निगमनात्मक, और सी ऑप्शन है आगमनात्मक, और डी ऑप्शन है संभाव्य। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी आगमनात्मक। प्रश्न में यही पूछा गया है कि आधार वाक्यों के समूह से निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का तर्क कहा जाता है। इसको आगमनात्मक तर्क जो है इसको कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20, और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। चूँकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 20 प्रश्नों को जो है हम जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने प्रत्येक वीडियो में जो है 20 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान विभिन्न लोगों के लिए एक ही चर का उपयोग करके निष्कर्षों की जाँच करता है। पहला जो ऑप्शन है अन्वेषण, बी ऑप्शन है परिकल्पना, और सी ऑप्शन है पुनरावृत्ति, और डी ऑप्शन है अनुभववाद। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी पुनरावृत्ति। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा अनुसंधान जो है विभिन्न लोगों के लिए एक ही चर का जो है उपयोग करके निष्कर्षों की जांच करता है। तो पुनरावृत्ति। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी मैंने प्रश्न आपको कराए, प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने लगभग बहुत सारे प्रश्न करा रखे हैं, और उस जो आपको वीडियो अगर देखनी है उस पुराने प्रश्नों की, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप चैनल पे जो है प्लेलिस्ट जो है एक मैंने बना रखी है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से। उसमें अब तक मैंने बहुत सारे अलग अलग यूनिट से, जितने भी हमारे 10 यूनिट हैं, उन सभी से जो है प्रश्न मैंने डाल रखे हैं प्रैक्टिस सेट के। तो उन प्रश्नों को भी आप ज़रूर देखें, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, फिलहाल में भी कोई एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, तो आप ऐसा नहीं कि निश्चिंत हो जाए कि एग्ज़ाम हमारा होगा नहीं। आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीके से करिए। एग्ज़ाम आपका जब भी हो, अगस्त में हो, जुलाई में हो, या फिर आपका दिसंबर में क्यों ना हो, लेकिन आपको जो तैयारी कंटिन्यूअस रखनी है। आपको आश्वस्त नहीं होना है। आश्वस्त होने का मतलब खतरा टल नहीं गया। आपका जो मेन टारगेट है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको निरंतर वर्क करना चाहिए, निरंतर स्टडी करना चाहिए। एक दिन पढ़ के आप सारा कुछ ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए डेली जो है थोड़ा थोड़ा एक ही टॉपिक पढ़िए। आपका सेकंड पेपर जो भी हो उसको भी एक एक टॉपिक डेली पढ़िए। उसके साथ साथ फर्स्ट पेपर के एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जो है आपकी हेल्प करूँ, मैक्सिमम कंटेंट जो है अपलोड कर दूँ, ताकि आप सभी की मदद हो सके। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दें। अगर प्रश्न में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसके बारे में भी आप हमें अवगत कराएं। उसके साथ साथ आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने का ज़रूर प्रयास करूँगा। और एक बात कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है आप हमारी वीडियो को देखते हैं, और हमें आप सभी के लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दें। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। क्योंकि बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन जो भी मैं कराता हूँ, इसमें से प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो आप ज़रूर इन वीडियो के प्रैक्टिस सेट के जो वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूँ उनको ज़रूर आप अटेम्प्ट करें, और इसके साथ साथ इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी इसको अटेम्प्ट कर सके। क्योंकि जो कुछ भी मैं प्रोवाइड करता हूं या हमारी टीम प्रोवाइड करती है आप सभी को, वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपका लाभ हो रहा है तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।